दोस्तों 1960s का दौर जियोपॉलिटिक्स का सबसे टेंस वक्त था। कोल्ड वॉर अपने पीक पर थी। 1964 में जब चाइना ने लॉकवुड में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट प्रोजेक्ट 596 सक्सेसफुली लॉन्च किया, तब वॉशिंगटन से लेकर दिल्ली तक सबके होश उड़ गए, क्योंकि चाइना अब एक न्यूक्लियर पावर बन चुका था। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि चाइना के मिसाइल्स की रेंज क्या है, वो अगला न्यूक्लियर टेस्ट कब करेंगे। अमेरिका की CIA और इंडिया की इंटेलिजेंस ब्यूरो को एक आई इन द स्काई चाहिए था, लेकिन उस वक्त की सैटेलाइट्स इतनी एडवांस्ड नहीं थी। तब एक अजीब और खतरनाक प्लान बनाया गया। माउंटेन क्लाइंबिंग और न्यूक्लियर फिजिक्स को मिलाया गया। वेलकम टू डिगिंग इंसिडेंट्स। आज हम एक्सप्लोर करेंगे नंदा देवी का वो राज जो आज भी उत्तराखंड की वादियों में दफन है। अमेरिका जिस डिवाइस को पहाड़ पे लगाना चाहती थी उसका नाम था स्नैप 19। उसका काम था चाइना के रेडियो एलिमेंट्स और टेलीमेट्री डेटा को इंटरसेप्ट करना। लेकिन एक स्पाइंग स्टेशन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और 25,000 फीट पर कोई पावर आउटलेट नहीं होता। सॉल्यूशन एक न्यूक्लियर बैटरी जिसे RTG कहते हैं। इस बैटरी में 5 किलोग्राम प्लूटोनियम 238 का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, प्लूटोनियम 238 यूरेनियम से भी हजारों गुना ज्यादा डेंजरस होता है। ये हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है और ये 40-50 साल तक जिंदा रह सकती है। ये बैटरी CIA के लिए तो बहुत यूजफुल थी, लेकिन ये बैटरी नंदा देवी के लिए मौत का पैगाम बनने वाली। इस मिशन के लिए सबसे बेस्ट लोगों को चुना गया। इस मिशन के लीडर थे कैप्टन MS कोहली, जो उस समय के इंडिया के सबसे बड़े माउंटेनियर थे, और उनके साथ थे CIA के क्लाइंबर स्पाइस, जिन्हें अलास्का और माउंट रेनियर्स पर स्पेशल ट्रेनिंग दी गई। ये ऑपरेशन इतना खुफिया था कि क्लाइंबर्स को भी पूरी बात नहीं बताई गई थी। उन्हें बस इतना पता था कि एक इलेक्ट्रॉनिक सेंसर लगाना है। इस ऑपरेशन के लिए नंदा देवी को इसलिए चुना गया क्योंकि वहां से चाइना की बॉर्डर साफ दिखती थी। अक्टूबर 1965 में क्लाइंबर्स की टीम हैवी बॉक्सेस लेकर क्लाइंब शुरू करती है। हर बॉक्स का वजन लगभग 50 से 60 किलोग्राम था। टीम कैंप 4 तक पहुंच गई थी, जो 24,000 फीट की ऊंचाई पर था। मतलब थोड़ी ही दूरी और बची थी, लेकिन तभी मौसम ने करवट बदली और एक ब्लिज़र्ड यानी बर्फ का तूफान उनसे टकराया और टेम्परेचर -40 डिग्री तक गिर गया। कैप्टन कोहली के सामने एक लाइफ और डेथ सिचुएशन थी। अगर वो न्यूक्लियर जनरेटर लेकर ऊपर की तरफ जाते तो पूरी टीम मारी जाती। उन्होंने एक डिसीजन लिया जो बाद में सालों तक उन्हें सताने वाला था। उन्होंने डिसाइड किया कि जनरेटर को यहीं बर्फ की केव में छोड़ दिया जाए और उसे रस्सी से बांध दिया जाए, और वो पूरी टीम लेकर नीचे आ गए। उन्हें लगा कि ये जनरेटर बर्फ के बीच में सेफ रहेगा, लेकिन वो गलत थे। मई 1966 ठंड कम हुई और टीम वापस कैंप 4 पहुंची। सब एक्साइटेड थे मिशन कंप्लीट करने के लिए, लेकिन जब वो उस जगह पहुंचे जहां जनरेटर छोड़ा था, वहां सन्नाटा था। रस्सी टूटी हुई थी, केव्स वैनिश हो गई। CIA और रॉ ने हाथ पैर मारने शुरू किए। हेलीकॉप्टर्स भेजे गए, गेजर काउंटर्स के जरिए रेडिएशन चेक किया गया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। थ्योरी ये है कि प्लूटोनियम की हीट से ग्लेशियर की बर्फ पिघल गई और जनरेटर जो है ग्लेशियर के नीचे सिंक कर गया। वो डिवाइस आज भी धीरे धीरे ग्लेशियर के अंदर अपनी जगह बना रहा है, जिसका रास्ता सीधे ऋषि गंगा नदी की तरफ जाता है। 13 साल तक दबा रहा, लेकिन 1978 में अमेरिका ने इस लीक को एक्सपोज कर दिया। इंडिया में बवाल मच गया और प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई को पार्लियामेंट में खड़े होकर ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि हाँ, हमने अमेरिका के साथ मिलकर ये न्यूक्लियर एडवेंचर किया था। नंदा देवी के आसपास के लोग आज भी डर में जीते हैं। 2021 के चमोली फ्लड्स के बाद लोगों ने कहा कि उन्हें हवा में एक अजीब सी स्मेल आई। तो क्या वो डिवाइस लीक हो चुका है? साइंटिफिक रिपोर्ट कहती हैं कि वाटर सैंपल्स अभी तक नॉर्मल हैं, लेकिन कब तक? प्लूटोनियम 238 की हाफ लाइफ 90 साल होती है, यानी अगले 200 साल तक ये डिवाइस के लीक होने का खतरा रहेगा। दोस्तों, नंदा देवी सिर्फ एक पहाड़ नहीं, एक मंदिर है, लेकिन इंसानी लालच और कोल्ड वॉर ने इसे एक परमाणु खतरा बना दिया है। आपको क्या लगता है कि हमें उस डिवाइस को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए या छोड़ देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें डिगिंग इंसिडेंट्स को। मैं मिलूंगा आपको अगले एपिसोड में एक और भूले बिसरे इंसिडेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।